हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं डी कंचन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन के मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले वहां जाइए और सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, फिर आइए पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड क्या, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। आज पार्ट सेकंड में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। पार्ट फर्स्ट में कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, सर क्वेश्चन नंबर जो 1 था जिसमें 4 ऑप्शंस दे रखे थे, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म और एपीमॉर्फिज्म, उसमें होमोमॉर्फिज्म आंसर क्यों नहीं होगा। ऑफ कोर्स वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है और मैंने बताया भी था कि कैसे वो होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन चूंकि जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। इस सिचुएशन में आरपीएससी जो होती है वो जो सुपीरियर आंसर होता है उसको एज्यूम कर दिया या उसको सही मान लेती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में एपीमॉर्फिज्म दिया था और हमने देखा था कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, और ऑन टू है तो ऑन टू प्लस होमोमॉर्फिज्म में क्या हो जाएगा, एपीमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो एपीमॉर्फिज्म में ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म छुपा हुआ है, इसलिए उसका करेक्ट आंसर जो है वो एपीमॉर्फिज्म माना जाएगा। यदि एपीमॉर्फिज्म ऑप्शन में नहीं होता तो होमोमॉर्फिज्म तो है ही। फिर भी आरपीएससी का भरोसा नहीं हो सकता दोनों आंसर को करेक्ट मान करके क्वेश्चन को डिलीट कर दे, लेकिन तभी करेगी जब कोई स्टूडेंट्स उस पर ऑब्जेक्शन करता है। मुझे नहीं लगता कि उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करने की जरूरत है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग पार्ट सेकंड की। पार्ट फर्स्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सोल्व कर लिया था। पार्ट 2 की बात करते हैं और पार्ट 2 के अंदर मैं लेके आया हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं। मैं कल भी बता चुका हूं, मेरे पास जो पेपर है वो आरपीएससी की साइट पे अपलोडेड है, आप भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने पेपर के अंदर क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 11 है उस 11 के अंदर जो आंसर है वो थर्ड है और थर्ड के अंदर आंसर दिया हुआ 4। क्वेश्चन क्या है इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ और उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो आपको डिफाइन करके दी हुई है कि लैम्बडा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर है। अगर ऐसा है तो इस लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना था, लेकिन हमें कैलकुलेशन को रेड्यूस करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाते हैं और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। ये डिटरमिनेंट है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो लैम्बडा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर है। तो इस केस में लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखिए इस डिटरमिनेंट को। ये इसका फर्स्ट कॉलम, ये इसका सेकंड कॉलम, ये इसका थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम के अंदर a कॉमन आ जाएगा, a बाहर ले लिया, सेकंड कॉलम से b बाहर ले लिया और थर्ड कॉलम से c बाहर ले लिया, तो यहां पर ये क्वांटिटी बचेगी। अब वापस से देखिए, फर्स्ट रो a, सेकंड रो से b और थर्ड रो से हमने c को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। सॉरी, यहाँ पे माइनस b नहीं होकर के यहाँ पे माइनस c होगा, ठीक है। हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 ये क्वांटिटी बचेगी फाइनली। अब देखो इसमें वापस प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे डिटरमिनेंट में जो वैल्यू है वो 1 और माइनस 1 है, जिसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से ओपन कर दिया। जैसे ओपन करते हैं आप सभी को आता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 मींस 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। सिंस हमें पता है क्वेश्चन में दिया है, नहीं भी दिया हो तो डिटरमिनेंट में abc दिया हुआ है, मैं मान के चल रहा हूं कि abc की वैल्यू 0 नहीं है, तो इस केस में इस लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई, 4। दैट इज अवर आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन था। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है 3 आंसर, और 3 में दिया आपके पास में माइनस का 1/2। अगेन सेम चीज, इसी तरह का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 की तरह का। एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। तो आपसे बोला गया है कि इस केस में आपको कैलकुलेट करके बताना है कि sin 4 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। कैलकुलेट करते हैं। अगेन मैंने कहा डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो बेटर रहता है कि कुछ प्रॉपर्टीज लगा करके उसकी कैलकुलेशन को क्या किया जाए, रेड्यूस किया जाए। तो मैंने क्या किया, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, ध्यान से देखो यहाँ भी साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो किसी एक कॉलम को पकड़ लेते हैं और बाकी 2 कॉलम में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, ये C1 कॉलम है, C1 कॉलम में से मैंने C3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और C2 में से भी मैंने C3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना बच गया, 1, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 0। इस तरह से यहाँ पे cos स्क्वायर 0 और 1 प्लस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर कितना हो गया, 1 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से ये -1 बच जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस cos sin थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन था।
यहाँ पे क्या करना है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको अब ओपन कर लो, फर्स्ट रो से 1 से करोगे ये क्वांटिटी आ जाएगी, 0 साइन स्क्वायर करोगे ये क्वांटिटी आ जाएगी, और जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये क्वांटिटी बनती है, साथ ही साथ इस क्वांटिटी में बनता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम सबको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, जैसे इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करते ही 1 और 1 2 हो गया, 4 से डिवाइड किया, साइन 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/2, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। अब बात करते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, मैं बार बार नहीं कहूंगा, जिसको लेना है मैं थोड़ा हट जाऊंगा साइड में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो, आसान सा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा आपका 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन के अंदर आंसर भी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, यहाँ पे है a प्लस बी, और यहाँ पे b प्लस सी और c प्लस a, और यहाँ पे दिया हुआ है b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b, साथ में यहाँ दिया है c प्लस a प्लस b और b प्लस c आई थिंक, और इक्वल्स टू इसके वैल्यू जो है वो भी एक डिटरमिनेंट दी हुई है a b c और b c a और c a b, और हमें बोला गया है कि अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू k टाइम्स दिस डिटरमिनेंट हो तो इस k की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखो, इसको सोल्व करना है। अब आपने पढ़ा होगा डिटरमिनेंट के अंदर डिटरमिनेंट का एडिशन, जब भी डिटरमिनेंट का एडिशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज करते हैं या रो वाइज करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, जब इस रो से हम उसका एडिशन को 2 डिटरमिनेंट में एक्सप्लिट करेंगे तो पहले ये लेंगे फिर ये लेंगे और उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये एज इट इज हमारा चलता जाएगा, मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, इसको हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इस डिटरमिनेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए जो मैं कॉलम यूज में ले रहा हूं वो ले रहा हूं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम से डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखो, पहला डिटरमिनेंट ये बन जाएगा, मैं इस तरह से लिख देता हूं, और प्लस दूसरा डिटरमिनेंट ये बन जाएगा, और इक्वल्स टू जो भी आपका अभी चलता है। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले डिटरमिनेंट में मैंने इसको जब एक्सप्लिट किया तो ये वैल्यू ले रहा हूं यहाँ पे a b और c, और दूसरे डिटरमिनेंट में जो वैल्यू लूंगा b c a, यहीं पे देख लेना। ठीक है, इसको ज्यादा बड़ा सोल्व नहीं करते। जब मैंने a b c ले लिया तो अब मेरे पास में चॉइस में यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को मैं पुट कर दूंगा। पुट करूंगा तो ध्यान से देखो, a b c के साथ में एक बार मैं ये लूंगा और एक बार मैं ये लूंगा, फिलहाल मैं ले लेता हूं सपोज b c a। अब ध्यान से देखो, जब मैंने a b c के साथ b c a ले लिया तो मेरे पास चॉइस है कि मैं c a भी लूं और a b c लूं। तो अगर मान लो मैं c a b c ले लेता हूं यहां पर a b c, तो ध्यान से देखिए इस डिटरमिनेंट में ये कॉलम अगर a b c ले लेता हूं और ये कॉलम दोनों क्या है, सेम है, और किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो वो कितना दे देगा, 0। इसका मतलब ये सिंपल सा हो गया कि अगर मैं इसके बाद में इसमें से इस ABC को लेता हूं तो उसकी वैल्यू तो 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो बचा कौन सा, CAB। ध्यान से देखो, ये तो हुआ पहला केस। इसमें ABC में मैंने क्या लिया था, यहाँ पे BC है। अब ABC के साथ में दूसरा देखते हैं, CAB के बारे में सोचते हैं। यहाँ ABC है, यहाँ सोच लीजिए CAB है। अब यहाँ पे बस अगेन 2 ऑप्शन, अगर मैं CAB ले लूंगा तो CAB 2 कॉलम क्या होगी, सेम होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। और अगर मैं CAB नहीं लेके वापस ABC लेता हूं तो ये दोनों क्या कॉलम क्या हो जाएंगे, सेम, उसके वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब इस पार्ट से केवल मुझे ये मिला जब मैं ABC लेता हूं। इन सिमिलरली जब मैं BCA लेता हूं तो BCA के साथ में BCA नहीं ले सकता क्योंकि वापस 2 कॉलम सेम हो जाएंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, CAB। और जब CAB ले लेता हूं तो यहां पे वापस CAB नहीं ले सकता क्योंकि CAB कितना हो गया, 0, तो बचा कौन सा, A, B और C। ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों के दोनों डिटरमिनेंट सेम है। कैसे, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो ABC पहला रो है, BCA और CAB, लेकिन ये ऐसा नहीं है तो इसको भी इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये BCA मुझे सेकंड पोजीशन पे चाहिए तो इसको यहां लियो। तो पहला रिप्लेसमेंट हमने क्या किया, पहले और दूसरे कॉलम को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो जब भी किसी डिटरमिनेंट में ऑड नंबर टाइम्स हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन बाहर आता है, और इवन नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास में साइन बाहर नहीं आता, वैल्यू कहते हैं कि अनअल्टर्ड या अनचेंज्ड रहती है। तो हम क्या करें कि इसको यहां ले आते हैं, इसको यहां ले आते हैं, एक टाइम माइनस बाहर आएगा, फिर इसको यहां ले आते हैं और इसको यहां ले जाते हैं, वापस माइनस, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब इस क्वांटिटी को मैं कितना लिख सकता हूं, दैट विल बी ABC BCA और CAB, और ये भी वापस कितना हो जाएगा, सेम चीज ABC
बी सी ए और सी ए बी, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, और इक्वल टू के टाइम्स जो भी हमारा वापस चल रहा था, सेम चीज है। ये कितना हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ये कितना हो गया, ए बी सी ए बी, या सॉरी बी सी ए और सी ए बी इक्वल्स टू के टाइम्स और सेम मैट्रिक्स। तो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये क्वेश्चन भी क्या था, आसान था। बात करते हैं अब हम लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 13, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास में एक सिस्टम दिया हुआ है, और सिस्टम में लिख देता हूं सबसे पहले आंसर क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वह है 4, और 4 के अंदर जो दिया हुआ है वह है 5। ठीक है, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। एक सिस्टम दिया हुआ, सिस्टम दिया हुआ 3x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दी आपके पास में लैम्बडा x माइनस 14y एंड प्लस 15z इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन दी है x प्लस 2y और माइनस 3z इक्वल टू 0। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि ये आपके पास में एक सिस्टम है, और ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि अगर किसी भी सिस्टम का, जैसे 3x3 का कोई सिस्टम दे रखा और उसके अंदर x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 सॉल्यूशन का मतलब होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं हो, इसका मतलब इस सिस्टम का क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तब लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस जो सिस्टम है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और ये पूरी मैट्रिक्स बन गई 3 -2 और 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया लैम्बडा माइनस के 14 और 15, और ये हो गया 1 2 और माइनस के 3, और ये हो गया आपके पास में x y और z, और ये कितना हो गया, इसको आप जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हो, वैसे रहने दो। और इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं ax इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, एक तरह से इस सिस्टम को मैंने ax इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर दिया। और आप सभी को पता है कि ax इक्वल टू 0 जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक तरह से होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आपने पढ़ा होगा कि ax इक्वल टू 0 का केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जब आपके पास में मैट्रिक्स A कैसी हो, इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल का मतलब है कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट पूछा, आपसे बोला गया है कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं हो। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं होगा, केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब ये A मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल नहीं हो। इन्वर्टिबल हो नहीं हो, इसका मतलब, या इस तरह लिखो कि दिस सिस्टम, इसमें लिख रहा हूं दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, इफ कब ए जो मैट्रिक्स आपके पास में दे रखी है इज आपके पास में, हम इस तरह से कहें कि नॉन इन्वर्टिबल। और नॉन इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो कितना होना चाहिए, आपके पास में 0 होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना, इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो लिख लीजिएगा 3 -2 और ये 1, ये हो गया लैम्बडा माइनस 14 15 1 2 और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बड़ा आसान है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इंप्लाइज लैम्बडा की जो वैल्यू है वो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 5। ठीक है, इतना आप सोल्व कर सकते हो। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना आपको आता है। तो जैसे इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये चीज याद रखनी थी कि कोई भी अगर आपके पास में होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ हो या नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है। हालांकि इसकी थ्योरी है, रैंक के फॉर्म में भी हम दे सकते हैं, x इक्वल टू भी आगे देखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में निकाल करके उनके रैंक निकाल करके हम आंसर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को वो ट्रिक यूज नहीं करके ये ट्रिक यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिख लिया, उसका डिटरमिनेंट 0 कर दिया, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। और अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, दोनों को मैं एक साथ रफ कर देता हूं ताकि बोर्ड एकदम खाली सा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 15, एक बार मैं मार्कर चेंज कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ आपके पास में अगेन एक सिस्टम दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, और इसके वैल्यू जो दी है वो दी है 2। दूसरी इक्वेशन आपके पास में है 2x प्लस वाई माइनस जेड, और इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है 3। तीसरी इक्वेशन आपके पास में है 3x प्लस 2y प्लस k टाइम्स z, और इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 4, और आपको बोला गया है कि ये जो सिस्टम है वो कैसा सॉल्यूशन रखता है, यूनिक सॉल्यूशन। तब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसका आंसर मैं बताना भूल गया आपको, आंसर नंबर इसका 1 जो होगा और k की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसका करेक्ट आंसर है। कैसे निकालना, अभी भी थोड़ी देर पहले बात की थी। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लो। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। ये 1 1 1 है तो 1 1 1, और ये हो गया 2 1 माइनस 1, ये हो गया 3 2, और ये k, और ये आपके पास में हो गया x y और z, और इक्वल्स टू यहां पे आपके पास b वेक्टर, और ये कितना हो गया 2 3 और 4। ध्यान से देखिए ये जो सिस्टम बना, ये सिस्टम किस तरह का बन गया, ax इक्वल्स टू b, और जहां पे b 0 नहीं है, इसका मतलब दिस सिस्टम इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम आपका बना, इस सिस्टम का आपके पास में सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला गया यूनिक सॉल्यूशन हो, तो फिर क्या की वैल्यू बताइए। आप सबको पता है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम जब भी होता है और इसका यूनिक सॉल्यूशन कितना होता है, x इक्वल टू a इनवर्स b, और ये तब पॉसिबल होता है जब हमारी मैट्रिक्स A जो है वो क्या होनी चाहिए, इनवर्टिबल। इसका मतलब क्या लिखेंगे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं ऑफ इक्वेशन नंबर 1, A मस्ट बी कैसे होनी चाहिए, इनवर्टिबल। और अगर A इनवर्टिबल होगी, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास में इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगेन सेम चीज, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे ये हो गया 1 1 1 2 1 माइनस 1 3 2 और k, और इस डिटरमिनेंट के वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0। जैसे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि k की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 16 17 की एक साथ ही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है, सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूं। इसका 2 ऑप्शन है, और 2 ऑप्शन में आपको लिखा गया है ऑर्थोगोनल। अब होता क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में आपको दिया गया एक मैट्रिक्स दी हुई है A, और मैट्रिक्स आपके पास में है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। आई थिंक यही है, ठीक है। ये आपके पास में मैट्रिक्स दी हुई है, और थीटा के वैल्यू यहाँ पे जो है वो पाई दी हुई है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि बताइए, 4 ऑप्शन है। पहला है यूनिट ऑप्शन, दूसरा है ऑर्थोगोनल, तीसरा है सिमेट्रिक, और चौथा है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चाहो तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता, नहीं पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले चारों ऑप्शंस को रीड करते हैं। चारों ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्या यूनिट होगा। यूनिट का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 1 0 0। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो ऐसा ही कट हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात नहीं करते हैं। तीसरा है आपके पास में, इसको बोल रहे हैं आप ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज जो है वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। आपको पता है कि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है और कहीं माइनस साइन है। जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो cos थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा आ जाएगा, जबकि यहाँ पे जो आपकी मेन मैट्रिक्स है उसके अंदर माइनस साइन नहीं है। तो A ट्रांसपोज A के इक्वल तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि सिमेट्रिक भी नहीं है। A ट्रांसपोज निकालोगे, माइनस भी कॉमन आके A नहीं बन रहा, इसका मतलब ये इसको सिमेट्रिक भी नहीं। तीनों ऑप्शंस कट हो गए, बचा कौन सा, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हुआ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चेक करना है। आप सबको पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है, थ्योरी होती है, पहला मेथड बता रहा हूं कि A इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल होगा इफ A ट्रांसपोज कितना होना चाहिए, आइडेंटिटी, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों एक चीज है। और आपको पता होगा कि जो आइडेंटिटी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो उसका ट्रांसपोज होता है वही उसका क्या होता है, इनवर्स भी होता है। आप सब लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर वो इन्वर्टिबल है, कंडीशन है इन्वर्टिबल है, तो उसका इनवर्स एक मैट्रिक्स बी होगी, और इस तरह से होगा कि ए और बी का प्रोडक्ट जो है
वो कितना होना चाहिए आइडेंटिटी। यहाँ पर मैं ए को ए ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट कर रहा हूं तो वो आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है, ए तो गिवन है, ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, उसका इनवर्स बन जाएगा। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज ही उसका क्या होगा, इनवर्स। कई बार आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, इसका आपकी ये मैट्रिक्स दी हुई है और इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना। अगर आपको लगता है कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा। अब कैसे लगता है, कई बार हम क्वेश्चंस को बड़े आसान सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन पहला मेथड जो मैं आपको बता रहा था इसको यूज करते हैं। ए निकाला, ए आपका दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज आपने निकाला, क्या करते हैं, रोज को कॉलम के अंदर लिखते हैं। कोस थीटा ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये कितना हो गया, साइन थीटा, और कितना हो गया, कोस थीटा। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं। ए ट्रांसपोज जैसे रखेंगे ये हो गया कोस थीटा माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ पे ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया हमारे पास में कोस थीटा साइन थीटा, और ये हो गया माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे इसका प्रोडक्ट करोगे ये कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 1। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे देखते हैं कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट 0। इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे वापस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन गया 1, और ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज ए क्या हो गया आपके पास में, ऑर्थोगोनल। सिंपल सा क्वेश्चन है। मेथड नंबर सेकंड, ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स दी हुई है। मेथड नंबर सेकंड की बात करता हूं मैं, एग्जाम के अंदर आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, ये ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स के मैं कॉलम या रो को लेते हुए मैं एक बनाता हूं कॉलम स्पेस या एक सेट बना लेता हूं, और मैं इसको, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस वाले पोर्शन का, तो मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसी की बात कर रहा हूं मैं, मेथड नंबर सेकंड। इसके अंदर क्या किया मैंने, एक सेट बना लिया एस, और एस क्या बनाया मैंने, इसके कॉलम्स को लेकर के। कॉलम्स पहला है आपका कोस थीटा और साइन थीटा, और दूसरा कॉलम आपका बन गया माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा। ध्यान से देखिए, एक तरह से एक सेट जो बना उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, तो इस सेट और थीटा जो है आपके पास 0 से पाई के बीच में है, तो ये दोनों क्वांटिटी कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा क्या होगी, रियल क्वांटिटी होगी। तो ये सेट जो है वो किसका सबसेट हो गया, सेट ऑफ आर स्क्वायर का, प्लेन का सबसेट हो गया। हमें चेक करना था ऑर्थोगोनल है, तो मैंने कॉलम्स ले लिया। आप दिमाग में भी सोच सकते हो कि इसका जो कॉलम्स है, और अब अगर मैं चेक करूं कि आपके पास में कोई सेट दिया हुआ हो जो वेक्टर के फॉर्म में हो, तो हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर पढ़ा है कि आर स्क्वायर के अंदर इनर प्रोडक्ट वेक्टर के फॉर्म में कैसे डिफाइंड होता है। अगर मैं यहाँ पे सपोज इस तरह से ले लेता हूँ, ये x और y है, जहाँ पे x जो है आपके पास में x1 x2 है, y1 y2 है, तो कितना हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट x1 और y1 प्लस x2 y2, इस तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर किसी दो वेक्टर का, किन्हीं भी दो वेक्टर को लेता हूँ सेट के अंदर और उनका इनर प्रोडक्ट 0 आता है, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास में, ऑर्थोगोनल बन जाता है। इस ट्रिक को भी यहाँ यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इन दोनों का, इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूं, इस दोनों को y मान लूं, तो x और y का इनर प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कितना हो गया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, एंड प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो कितना आ गया, साइन थीटा और कोस थीटा, कितना आ गया 0। मींस इस मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स क्या फॉर्म कर रहे हैं आपके पास में, एक ऑर्थोगोनल सेट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपके पास में, ऑर्थोगोनल। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15 और 16, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं इसको रफ करूंगा फिर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की और 17 की। 16 हो गया, सॉरी 17 और 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो आंसर सबसे पहले मैं लिख देता हूं। आंसर इसका 3 और 3 के अंदर आपसे लिखा हुआ एक मैट्रिक्स 1/a/b 0 एंड 0 और 1, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है a इक्वल्स टू a/b 1 यहाँ पे नहीं है, 0 और 1, और आपसे बोला गया है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। तो पहला तरीका तो यही होता है इनवर्स निकालने का कि आप इसका एडजॉइंट निकालो, और आप सबको पता है कि ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट अपॉन उसका कितना होता है, डिटरमिनेंट। तो मेथड नंबर फर्स्ट की बात करें, मेथड नंबर फर्स्ट जो आप कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट कर सकते हो, हालांकि इसकी कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।
तो इसका डिटरमिनेंट सबसे पहले कैलकुलेट करें तो डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा इसका, दैट इज ए बी। मान के चलें और बी जीरो नहीं है तो ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। फिर निकालते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए, और जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपके पास में कितना होगा, 1 आ जाएगा, निकाल लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका जीरो डायगोनल मैट्रिक्स है और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए। यहाँ आ गया, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, ए इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। जैसे आप डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करोगे हर एलिमेंट को कि मैट्रिक्स है, तो ये आपके पास बन गया 1 अपॉन ए बी, ये हो गया 0 और 0 और ये हो गया ए बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। मेथड नंबर सेकंड की बात करते हैं। मेथड नंबर सेकंड के अंदर आपको कुछ करना नहीं है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। आप सबको पता है कि अगर ए मैट्रिक्स है तो ए जो है वो आपके पास में इन्वर्टिबल होती है। ध्यान से देखना, सुनना इस चीज को, ए इन्वर्टिबल होती है इफ एक मैट्रिक्स बी सेम ऑर्डर की इस प्रकार से एग्जिस्ट करे सच दैट कि उनका प्रोडक्ट, अभी मैंने बताया भी था, वो कितना आना चाहिए आइडेंटिटी, और फिलहाल मैं ए को एन ऑर्डर का मान रहा हूं तो एन ऑर्डर की में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, और कितना हो गया बी और ए। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन को देख करके हम पता लगा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये दी हुई है कि जो हमारी मैट्रिक्स दी हुई है वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमें प्रोडक्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रोडक्ट क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स का, 2/2 के अंदर, तो स्पेशली क्या 2/2 क्या हो चाहे डायगोनल मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट करोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करो, करेस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स को केवल मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका क्या आ जाएगा हमारे पास में प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही करते हैं। ध्यान से देखो, पहले ऑप्शन के अंदर आपके पास में जो मैट्रिक्स है, मैं इधर लिखता हूं, पहले ऑप्शन के अंदर जो मैट्रिक्स दी हुई है वो दी हुई है A0 0 A। ऑफ कोर्स जब इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। देखो देख लो, ए बी को ए से करो, A² B आ गया, नहीं आ रहा, हमें कितना चाहिए था यहाँ पे 1, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन में सेम चीज इस तरह से दी हुई है B0 0 और B, अगेन मल्टीप्लाई करोगे दोनों का प्रोडक्ट, वो भी आइडेंटिटी नहीं आ रही। तीसरा ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें दिया हुआ 1 अपॉन ए बी 0 0 और कितना दिया हुआ 1। ध्यान से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैंने कहा करेस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई, 1 अपॉन ए बी इंटू ए बी कितना हो गया 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्रोडक्ट करते, ये 0 है, ये 0 है, 1 को 1 से करोगे वापस कितना आ गया 1। मींस ऑप्शन नंबर जो सी है उसको मैं हमारी मेन मैट्रिक्स से अगर प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये था, इसी प्रकार से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर सकते हो, वो भी आपका करेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की, और क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मैं काम करता हूं, इस पार्ट को थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 18 की, और बहुत आसान सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। इसका जो आंसर है वो आंसर आपके पास में 4th ऑप्शन है, और 4th ऑप्शन के लिखा हुआ है 4। क्या बोला गया, ध्यान से देखो, पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों बताता हूं। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है m = 1 2 2 और 3, ये आपको मैट्रिक्स दी है, एंड आपको दिया हुआ है कि m² माइनस लैम्बडा m माइनस i2 कितना हो दिया 0, दिस इंप्लाइज लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये होता है कि एक काम कीजिएगा, मेथड नंबर फर्स्ट कैलकुलेटिव है, देख m दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है, तो हमें क्या करना है, फाइंड m², यहां से इसका प्रोडक्ट कीजिए एक बार, एंड पुट इन इक्वेशन नंबर, इसको दे देते हैं सपोज 1, एंड गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो पहला मेथड तो ये हो गया कि आप कुछ मत करो, m² कैलकुलेट करो, इसके अंदर पुट करो और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो। लेकिन एग्जाम में ऐसा करोगे तो क्या 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, और जब मिस्टेक होने पे हमारा जो आंसर आया वो ऑप्शन में दे रखा हो तो फालतू में नुकसान हो जाए। तो इससे बेटर है कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, और प्रॉपर्टीज में जो मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ वो यूज करने वाला हूँ केली हैमिल्टन थ्योरम। आप सबको पता है केली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट। केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। प्रत्येक जो अवयव होता है, वर्ग अवयव, वो अपने अभिलाक्षणिक जो समीकरण होती है उसको सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। एवरी कैरेक्टरिस्टिक एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो आपको निकालना नहीं है, वास्तव में 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है उसके लिए तो बड़ा आसान सा होता है, उसको याद ही रखना होता है। तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन बता देता हूं, फिर इसके मेथड नंबर 2 की बात करते हैं
कि इसमें अगर आपको इस तरह का कुछ याद है तो आप क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर, क्या 1 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दूसरे सेकंड के अंदर बबल्स भर दोगे। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं आपके पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स है आपके पास में सपोज 2x2 की A B C और D, ये 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है। हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने से पहले, चलो आप रहने दो भी, पहले इसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमड़ा आई कितना करना है आपको 0। जैसे करोगे ये हो गया a माइनस लेमड़ा आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, a माइनस लेमड़ा ये हो गया b और ये हो गया c और ये हो गया d माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया लेमड़ा स्क्वायर माइनस के लेमड़ा और a प्लस d यहां पे आ जाएगा और प्लस के साथ में यहां पे देखो आ जाएगा आपस में ad, क्योंकि यहां से प्लस आएगा यहां से माइनस आएगा तो माइनस बी सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास में मिल जाती है। इसको इस तरह से नहीं लिख करके आप बेटर इस तरह से लिखो और लेमड़ा स्क्वायर माइनस। ध्यान से देखो a प्लस डी क्या है इस मेन मैट्रिक्स में, a और d आपको पता है ये डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सम है और हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स का जो सम होता है वो उसके ट्रेस के इक्वल होता है। तो माइनस में लेमड़ा और इसको कितना लिखूं, जो मेन मैट्रिक्स हमें दी हुई है उसका ट्रेस, ठीक है, एंड प्लस। और अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करता हूं तो 2/2 के तो बड़ा आसान है, a मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, तो ad माइनस बी सी। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया उसका डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। तो 2/2 की मैट्रिक्स के लिए इस फॉर्म में अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का 2/2 की क्या आपको याद ही नहीं रखना है ना, a b c d कुछ भी याद नहीं रखना, आप तो इस फॉर्म को याद कर लीजिए। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो ये होती है लेमड़ा स्क्वायर माइनस लेमड़ा उसका ट्रेस और यहां पे क्या आएगा डिटरमिनेंट। अब बात करते हैं हम केली हैमिल्टन थ्योरम की, और केली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक, हर स्क्वायर मैट्रिक अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो लेमड़ा की जगह कितना पुट कर दो, a स्क्वायर माइनस लेमड़ा और कितना हो गया ट्रेस ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो दोनों इक्वेशन यहां पे कर सकते हो। ये 2/2 मैट्रिक्स के लिए अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछते हैं किसी क्वेश्चन में तो आप इस तरह से, और कुछ इस तरह का रिलेशन दिया हो तो इस तरह से। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन देखो m है, यहां पे ध्यान से देखो, m स्क्वायर माइनस लेमड़ा m और माइनस और i2 के साथ में इसको मैं लिख लू प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, और मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं m स्क्वायर माइनस लेमड़ा m प्लस i2। और ध्यान से देखो -1 कैलकुलेट करो, 3 माइनस 4, इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया -1। इसका मतलब ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ m जो है वो कितना दिया हुआ है 0। अगर इस इक्वेशन को यहां से कंपेयर करता हूं तो मुझे ये मिलता है कि जो लेमड़ा है वो लेमड़ा एक्चुअल में क्या है, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इस मैट्रिक्स का ट्रेस है। तो दिस इंप्लाइज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लेमड़ा इक्वल टू ट्रेस ऑफ m, और एक ही लाइन में आप क्वेश्चन का आंसर ट्रेस कितना है 3 प्लस 1, और 3 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये तो हमारा आंसर था। तो पहला तरीका है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करें। दूसरा आंसर है कि अगर आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद है तो आप एक ही सेकंड में ट्रेस निकाला और उसका आंसर कैलकुलेट किया। हो सकता है ये लेमड़ा आपको यहां नहीं देकर के यहां पे दे देता, तो हम उस केस में उसका क्या कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। और अब इस पार्ट सेकंड के लास्ट 2 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फिर मिलेंगे हम पार्ट थर्ड के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, फिलहाल मैं 17 को रफ कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 19 की। यार इसमें तो कुछ भी नहीं था, सब लोग इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो आंसर है 2 और 2 के अंदर मैट्रिक्स दी हुई है, माइनस के 3 10 और 7, आई थिंक यही है -2 और 10 और 7, ठीक है, ये आंसर है। क्वेश्चन क्या है, आपको 2 मैट्रिक्स दी हुई है, एक मैट्रिक्स है A और मैट्रिक्स 1 -2 1 2 1 और 3 एक मैट्रिक्स से दिया हुआ है, और B मैट्रिक्स जो है आपके पास में 2 3 1 और 1 2 1 ये दिया हुआ है। इसका ऑर्डर 2 रोज 3 कॉलम, यहाँ पे 3 रोज 2 कॉलम, और पूछा गया आपसे कि A B कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा।
सिंपल सी बात है, 2/3 की है, ये 3/2 की है, तो प्रोडक्ट कितना होगा 2/2 की। एक मैट्रिक्स बनेगी तो 2/2 की। और वैसे भी चारों ऑप्शन में 2/2 की दे रखा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको सबका ऑर्डर सेम नहीं दिया, एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें केवल 2/2 का दिया मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपका वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और आई होप कि आप सबको मैट्रिक्स का कैलकुलेशन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आता है। दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 - 2 1 2 1 3, और इसको यहाँ पुट करेंगे 2 3 1 और 1 2 1 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में जो आपकी मैट्रिक्स है -3 10 और -2 और 7 आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आसान सा क्वेश्चन था, उसमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना था केवल। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। और क्वेश्चन नंबर 20 ये तो बहुत सिंपल सा था, है ना, इसमें भी कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो आंसर है 3 और 3 के अंदर दिया हुआ आइडेंटिटी -a। पूछा क्या है, ध्यान से देखो। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रिलेशन की a² - a + i = 0 हो, देन आपको फाइंड आउट करना है कि a इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी। a इनवर्स पूछ रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी मैट्रिक्स a जो है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो इन्वर्टिबल है। और अगर इन्वर्टिबल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, a इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या ऑपरेट करते हैं। तो जैसे करोगे ये हो गया a इनवर्स a² माइनस a इनवर्स a और प्लस a इनवर्स i = 0। ध्यान से देखो, इस a² को मैं कितना लिख सकता हूं, a इंटू a, तो ये कितना हो गया a इनवर्स, और इसको a इस तरह से लिख लूं, ये a हो गया, माइनस आपको पता है a इनवर्स a कितना होगा, क्योंकि a जो है a इनवर्स जो है वो a का इनवर्स है, तो उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी होगा, और प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो a इनवर्स आएगा 0। हमें a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो a इनवर्स यहां से कितना हो गया, ध्यान से देखो, ये माइनस आई है, उस तरफ जाकर के प्लस क्या है, a इनवर्स से अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स i और a का प्रोडक्ट वापस a, और ये माइनस कितना आ गया, यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो पार्ट सेकंड के अंदर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ ध्यान रखिए, अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखिए। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं, या आपको लगता है कि कुछ और भी डिस्कस करना चाहिए, हमें हमारी वीडियो के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, चाहे वो वीडियो क्वालिटी हो, चाहे वो ऑडियो क्वालिटी हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो, या आपको और भी चीजें आपको समझनी हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों का लिंक दिया हुआ है, दोनों के लिंक पे क्लिक करके आप किसी पे भी पूछ सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से धन्यवाद।